हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका एक बार फिर से संस्कार उच्च माध्यमिक विद्यालय बढ़ाओ के ऑनलाइन क्लासेस में। और मैं गुरु राकेश पेश हूँ आपके सामने एक नई वीडियो के साथ। विद्यार्थियों, अभी तक हमने जो पिछले वीडियो के अंदर कुछ ऐसे रोगों के बारे में बात की, कुछ ऐसी क्रियाओं के बारे में बात की है, जैसे लिंकेज के बारे में हमने देखा, क्रॉसिंग ओवर के बारे में हमने देखा। आज हम बात करेंगे कि इस जेनेटिक्स के अंदर कुछ ऐसी डिजीज है जो लिंग और अलिंग गुणसूत्र यानी ऑटोसोमल और सेक्स जो क्रोमोसोम है उनके ऊपर उपस्थित जीनों के कारण से उत्पन्न होती हैं या जीनों के कारण से क्रिएट होती हैं। उसी प्रकार की आज हम कुछ बात करने जा रहे हैं लिंग संलग्न वंशावली की। यानी आज का अपना टॉपिक है सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, कि मनुष्य के अंदर जो लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं जिनको हम सेक्स क्रोमोसोम के नाम से जानते हैं, उस सेक्स क्रोमोसोम में सिर्फ सेक्स क्रोमोसोम का काम ये नहीं है कि वो सिर्फ सेक्स का डिटरमिनेशन करे नेक्स्ट जनरेशन में कि मेल होगा फीमेल होगी, इस चीज का निर्धारण करना ही उसका काम ही है। ये जो सेक्स क्रोमोसोम है, ये सेक्स क्रोमोसोम और भी काम करते हैं। सेक्स क्रोमोसोम जो जीन्स हैं जो अलग अलग डिफरेंट कैरेक्टर उत्पन्न करते हैं, उन जीनों को नेक्स्ट जनरेशन तक पहुंचाने का काम भी करते हैं। आज हम यहाँ पर एक ऐसी डिजीज की बात करेंगे कि जो सिर्फ जो सेक्स क्रोमोसोम है उसका जो एक्स क्रोमोसोम है, उस एक्स क्रोमोसोम के ऊपर उस जीन का उपस्थित होना और नेक्स्ट जनरेशन के अंदर अगर वो जीन जाती है तो उस ह्यूमन के अंदर या उस पर्टिकुलर मैन के अंदर उस डिजीज का उत्पन्न होना या उस जीन के कारण जो करेक्टर रिप्रेजेंट किए जाते हैं उसके कारण कौन सी चीज होती है, ये चीज हम आज के इस वीडियो के अंदर समझने का प्रयास करेंगे। तो विद्यार्थी, सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि लिंग संलग्न लक्षण किसको कहते हैं। ऐसे लक्षण जिनके जीन, लिंग संलग्न लक्षणों की बात कर रहा हूं, ऐसे लक्षण जिनके जीन एक ही गुणसूत्र के ऊपर उपस्थित हो और अगली पीढ़ी के अंदर यानी नेक्स्ट जनरेशन के अंदर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में उसी लिंग गुणसूत्र के माध्यम से ट्रांसफर होते हैं। यानी सीधी सी बात यह है कि ऐसे जीन जो लिंग गुणसूत्र के ऊपर उपस्थित है, यानी जीन्स जो सेक्स क्रोमोसोम के ऊपर उपस्थित है, वो जीन्स किसके माध्यम से नेक्स्ट जनरेशन के अंदर जाए, उसी सेक्स क्रोमोसोम के माध्यम से अगर नेक्स्ट जनरेशन के अंदर ट्रांसमिटेड होते हैं तो ऐसे जो कैरेक्टर है उनको लिंग संलग्न लक्षण कहते हैं। और इन लक्षणों की वंशागति को लिंग संलग्न वंशागति कहते हैं। यहां आपको सीधा सा एक बात ये ध्यान रखनी है, हम बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ सेक्स क्रोमोसोम की। तो सेक्स क्रोमोसोम ही हमारे माइंड के अंदर हमें रखना है कि लिंग संलग्न लक्षण कौन से और लिंग संलग्न लक्षणों की वंशागति किस तरीके से होगी। देखो विद्यार्थियों, नाम से हम कुछ चीजें आराम से गैदर कर सकते हैं, समझने का हम आसानी से प्रयास कर सकते हैं। लिंग संलग्न वंशागति, इसका मतलब लिंग गुणसूत्रों के ऊपर जो जीन उपस्थित होंगे वो नेक्स्ट जनरेशन के अंदर रिप्रेजेंट होंगे। सीधी सी बात है, यानी वो जीन किसके माध्यम से ट्रांसमिट हो रहे हैं, ट्रांसफर किसके माध्यम से हो रहे हैं, सेक्स क्रोमोसोम के माध्यम से हो रहे हैं। तो हमें आज बात करनी है इन्हीं लिंग संलग्न लक्षणों का इनहेरिटेंस किस तरीके से होता है। तो इसकी बात करने के लिए हमें एक डिजीज है कलर ब्लाइंडनेस, इसको समझना। कलर ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस का मतलब सीधा सा है वर्णांध। वर्णांध का मतलब अगर हम वर्णांध शब्द की टुकड़े करें तो हम समझ सकते हैं वर्ण का मतलब रंग, अंध का मतलब अंधा। यानी ऐसी डिजीज जिसके अंदर व्यक्ति रंग की पहचान नहीं कर पाता, या आसान सी भाषा में अगर मैं कहूं, द पर्सन सफरिंग फ्रॉम दिस डिजीज इज अनेबल टू आइडेंटिफाई डिफरेंट टाइप ऑफ कलर। यानी जो भी मैन या जो भी व्यक्ति है, विच पर्सन
या मैं यहाँ एक शब्द में सीधा सा कह सकता हूं, पर्सन कैन नॉट आइडेंटिफाई different types of color। यानी जो व्यक्ति कलर ब्लाइंडनेस से ग्रसित है, यानी जो सफरिंग कर रहा है इस डिजीज से, वो व्यक्ति किस चीज की पहचान करने के अंदर असफल होगा या किस चीज की पहचान वो नहीं कर पाएगा, वो डिफरेंट टाइप ऑफ कलर की पहचान नहीं कर सकता। कौन सा व्यक्ति, वो पर्सन जो किस डिजीज से ग्रसित है या कौन सी डिजीज से सफरिंग कर रहा है, वो कलर ब्लाइंडनेस डिजीज से सफरिंग कर रहा हो, तो वो पर्सन कैन नॉट आइडेंटिफाई डिफरेंट टाइप ऑफ कलर्स, अलग अलग प्रकार के कलर की वो आइडेंटिफिकेशन नहीं कर पाता, या मैं कहूं कि वो पहचान नहीं कर पाता। अब यहाँ ये जो कलर ब्लाइंडनेस है ये बहुत से टाइप का हो सकता है। मोस्टली अगर मैं बात करूं, मोस्टली रेड एंड ग्रीन, रेड एंड ग्रीन कलर टाइप blindness are present। मोस्टली अगर मैं बात करूं अपने सामान्यतः किस टाइप की ब्लाइंडनेस या किस टाइप का कलर ब्लाइंडनेस हमारे यहाँ पाया जाता है, तो मोस्टली रेड और ग्रीन कलर की जो ब्लाइंडनेस होती है व्यक्तियों के अंदर, वो हमारे यहाँ सबसे ज्यादा उपस्थित होती है या सबसे ज्यादा यहाँ पाई जाती है। इस डिजीज में होता क्या है देखो विद्यार्थियों, इस डिजीज के अंदर हमें ये तो पता चल गया कि वो व्यक्ति कलर की पहचान नहीं कर पाएगा। इसका मतलब उस व्यक्ति के अंदर ऐसा कोई ना कोई जीन है जो आंखों के अंदर कलर की पहचान करने के लक्षण का क्या करता हो, नियंत्रण करता हो, या उस लक्षण को वो कंट्रोल करता हो। तो यहाँ पर इसी चीज से हमें समझना है कि मनुष्य के अंदर अगर मैं सेक्स क्रोमोसोम की अगर बात करूं, तो ह्यूमन बीइंग के अंदर सेक्स क्रोमोसोम कौन सा है, एक्स एंड वाई, यही तो है। और इसी सेक्स क्रोमोसोम में इस एक्स क्रोमोसोम की अगर मैं बात करूं, इस एक्स क्रोमोसोम पर कॉन्स, अब यहां ध्यान दें, अगर आपने 10th क्लास में आई की स्ट्रक्चर पढ़ी है, नेत्र की संरचना पढ़ी है, तो आपने वहां रोड्स और कॉन्स के बारे में पढ़ा होगा, शलाका और शंकु के बारे में पढ़ा होगा, जो मनुष्य के अंदर रंग भेद कराने का कार्य करती है। इस मनुष्य के सेक्स क्रोमोसोम में जो एक्स गुणसूत्र है उस पर कॉन्स बनाने के लिए जीन्स पाए जाते हैं। कॉन्स फॉर्मेशन जीन्स आर प्रेजेंट। इस एक्स क्रोमोसोम के ऊपर कॉन्स फॉर्मेशन करने वाले जो जीन्स हैं वो उपस्थित होते हैं। इसका मतलब सीधा सा ये हुआ कि अगर इस एक्स क्रोमोसोम पर उपस्थित ये जीन या इन जीनों का डोमिनेंट की जगह अगर रेसेसिव टाइप का जीन जो है अगर वो आ जाए तो क्या होगा। तो विद्यार्थियों, अगर इस एक्स क्रोमोसोम के ऊपर इन कॉन्स का फॉर्मेशन करने वाले जो जीन है उनका डोमिनेंट टाइप में आकर अगर रेसेसिव टाइप आता है तो उस व्यक्ति के अंदर एक डिजीज क्रिएट हो जाएगी, और वो डिजीज ही क्या होगी, वो होगी अपनी कलर ब्लाइंडनेस। ये जीन जो एक्स क्रोमोसोम के ऊपर पाए जा रहे हैं ये रेटिना में रंग विभेद करने वाली कोशिकाओं के निर्माण को नियंत्रित करते हैं। यानी इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ ये हुई, मनुष्य के अंदर सबसे पहली बात तो ये कि सेक्स क्रोमोसोम की अगर बात की जाती है तो सेक्स क्रोमोसोम एक्स एंड वाई। दूसरी चीज ये कि एक्स एंड वाई के अंदर
अगर ह्यूमन बीइंग्स के अंदर हम मेल की बात करें तो एक्स क्रोमोसोम सिर्फ मेल के अंदर कितना होता है, एक होता है। और उस एक एक्स क्रोमोसोम के अंदर, यहां कलर ब्लाइंडनेस की बात कर रहे हैं तो एक्स क्रोमोसोम के ऊपर कौन फॉर्मेशन करने वाली जीन है। अब ये जो जीन है कौन फॉर्मेशन करने वाली जीन, ये जीन क्या काम कर रही है, ये जीन रंग विभेद करने वाली, यानी हमारी आंखों का जो रेटिना है उस रेटिना के अंदर रंग विभेद करने वाली जो सेल्स हैं, जो कोशिकाएं हैं, उनके बनने पर कंट्रोल करते हैं ये जीन। यानी उन लक्षणों का, यानी उन रंग भेद करने वाली जो कोशिकाएं, उनके फॉर्मेशन का कंट्रोल किसके पास है, इन जीनों के पास है। ये जीन क्या कर रहे हैं, उसका नियंत्रण कर रहे हैं। अब अगर इस जीन के स्थान पर अगर डोमिनेंट आता है तो रंग विभेद करने वाली कोशिकाओं का फॉर्मेशन आसानी से हो जाएगा। अगर रिसेसिव टाइप आ जाए, एफ प्रभावी टाइप का अगर ये जीन आ जाए तो उस रंग विभेद करने वाली कोशिकाओं का निर्माण क्या होगा, कम होगा, या फिर हम ये कह सकते हैं कि उनका निर्माण करने वाली जो सेल्स हैं उनका निर्माण क्या होगा, कम होगा। और अगर कम हुआ तो इससे व्यक्ति के अंदर एक डिजीज क्रिएट हो जाएगी और उस डिजीज का नाम ही हम क्या दे रहे हैं, कलर ब्लाइंडनेस। ये तो बात हुई विद्यार्थियों कि कलर ब्लाइंडनेस एक्चुअल में है क्या। तो सीधी सी बात है, समझ गए होंगे आप इस चीज को। कलर ब्लाइंडनेस का सीधा सटीक अगर मैं बताऊं आपको तो सीधा सटीक मीनिंग हम ये निकाल सकते हैं कि ऐसा व्यक्ति जो कलर ब्लाइंडनेस डिजीज से सफरिंग कर रहा हो, वो व्यक्ति या वो पर्सन कलर्स की आइडेंटिफिकेशन नहीं कर पाता। और कलर ब्लाइंडनेस की टाइप अलग अलग हो सकती है। मोस्टली जो टाइप है, या हम ये कहें कि वो व्यक्ति मोस्टली किस रंग की पहचान नहीं कर पाएगा, तो मोस्टली दो रंग है अपने पास। एक तो रंग है अपने पास कौन सा, रेड, और दूसरा रंग है अपने पास ग्रीन। यानी लाल और हरे रंग की पहचान जो कलर ब्लाइंडनेस है या वर्णांध जो व्यक्ति है वो नहीं कर पाता। इसके बाद अगर मैं बात करूं कि ये जो कलर ब्लाइंडनेस डिजीज है, यहां हमने देखा कि ये कलर ब्लाइंडनेस डिजीज किसके कारण हो रही है, एक्स क्रोमोसोम के कारण हो रही है। और ये एक्स एंड वाई क्रोमोसोम की हम चर्चा कर रहे थे, ये दोनों के दोनों क्या है, सेक्स क्रोमोसोम है। अपना टॉपिक क्या था, सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस था। तो यहां पर आप देख सकते हैं इस एक्स क्रोमोसोम को हम सेक्स लिंक्ड कह सकते हैं क्या, क्यों नहीं कह सकते, हम कह सकते हैं सेक्स क्रोमोसोम एक्स है और इस एक्स के ऊपर ही क्या है, कौन फॉर्मेशन करने वाले जीन्स हैं। और अगर इन जीन्स का रेसेसिव फॉर्म इसके ऊपर इसकी जगह आ जाए तो इसका फॉर्मेशन नहीं होगा, रंग का निर्धारण करने वाली जो सेल्स है उसका फॉर्मेशन नहीं होगा, और व्यक्ति किससे ग्रसित हो जाएगा, वो एक डिजीज से ग्रसित हो जाएगा। वो डिजीज कौन सी, कलर ब्लाइंडनेस। तो ये सारी जो चीजें वो रिलेटेड किससे हैं, वो सेक्स क्रोमोसोम के अंदर, यानी मेल में सेक्स क्रोमोसोम का जो एक्स पार्ट है उसके द्वारा सारी चीजें हो रही है, या उसके माध्यम से ही सारी चीजें आगे की संपन्न हो रही है। तो हम कह सकते हैं कि यहां क्या होगा, ये सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस है। समझ गए यहां तक की बात। अब अगर मैं इसकी वंशागति की बात करूं कि वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन किस तरीके से वंशानुगत होती है, या इसकी थोड़ी सी जेनेटिक्स की हम बात कर लें कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में या फिर जनक के अंदर अगर कोई वर्णांध हो और उनसे उत्पन्न होने वाली संतान जो है, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, उसके अंदर क्या रेशियो रहेगा उस पुत्री का या उस पुत्र का कलर ब्लाइंडनेस होने का। तो यहां हम बात करते हैं, देखो डिफरेंट टाइप्स हो सकती है। मैं यहां मोस्टली एक दो टाइप की बात करता हूं। सबसे पहले तो हम बात करते हैं, देखो सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि अगर मेल के एक्स क्रोमोसोम के ऊपर अगर इस तरीके का कोई डिफेक्ट है, इसका मतलब ये हुआ कि मेल क्या होगा, इसका रोगी। मेल क्या होगा, इसका पेशेंट होगा, क्योंकि मेल के पास सिर्फ और सिर्फ क्या है, एक एक्स क्रोमोसोम है। जबकि अगर फीमेल की अगर मैं बात करूं
तो फीमेल के पास 2 एक्स क्रोमोसोम है और 2 एक्स क्रोमोसोम होने के कारण उसके एक एक्स जो है वो एक एक्स फ्री रहता है और एक एक्स फ्री रहने के कारण वो सिर्फ कैरियर का काम करेगी, यानी मैं कहूं कि वो सिर्फ वाहक का काम कर सकती है। तो यहाँ इक्वेशन ये भी आपके सामने एक फैक्ट चीजें निकल के सामने आ गई कि कलर ब्लाइंडनेस जो डिजीज है उसके अंदर रोगी कौन होता है, यानी डिजीज से ग्रसित कौन होता है, तो वो मेल होता है। क्यों होता है? इसका कारण क्योंकि मेल के पास सिर्फ एक एक्स क्रोमोसोम होता है और एक एक्स क्रोमोसोम होता है तो हम मेल को रोगी क्यों कह रहे हैं? क्योंकि कलर ब्लाइंडनेस जो डिजीज है वो एक्स क्रोमोसोम के माध्यम से होने वाली डिजीज है और मेल के पास वो एक ही एक्स है और वो भी अगर ग्रसित है, रोग कारक अगर उसके ऊपर उपस्थित है तो वो व्यक्ति क्या होगा? रोगी। फीमेल में ऐसा नहीं है क्योंकि फीमेल में क्या है? 2 एक्स है। अब यहां हम नॉर्मल सा एक क्रॉस करवा के देखते हैं। अगर हम देखें ये एक्स एक्स, ये तो क्या है? फीमेल। और यहां अगर इसका क्रॉस करवा दिया जाए किसके साथ? एक्स वाई के साथ। और इस एक्स वाई में मैं यहाँ ये जो लाइन खींच रहा हूं, इस लाइन से आप क्या मतलब लगाएंगे कि ये एक्स क्रोमोसोम के ऊपर कलर ब्लाइंडनेस उपस्थित है, यानी एक्स के ऊपर रोग कारक उपस्थित है और ये एक्स वाई क्या है? मेल। यानी कंडीशन क्या होगी कि सामान्य स्त्री का विवाह अगर वर्णांध पुरुष से करवा दिया जाए। वर्णांध पुरुष मैंने यहाँ इसलिए कहा क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि पुरुष हमेशा क्या होगा? इस रोग से ग्रसित होगा, जबकि महिलाएं क्या होंगी? वाहक होगी। यहाँ सामान्य स्त्री का विवाह एक वर्णांध पुरुष से करवाया गया तो क्या होता है? हम इसका रेशियो निकाल के देख सकते हैं। सबसे फर्स्ट तो गैमेट्स बनाएंगे। गैमेट्स बनाने के दौरान हमारे पास ये चीजें प्राप्त हो गई। ये क्या बन गए? ये तो थे हमारे पास पेरेंट्स, ये क्या बन गए? गैमेट। अब यहां हमें करना क्या है? क्रॉस करवाना है। इसका क्रॉस जब इसके साथ करवाएंगे तो यहां आप देख सकते हैं एक एक्स के ऊपर तो रोग कारक आ गया और दूसरा एक्स क्या है? फ्री है। फिर इसका क्रॉस हमने करवाया इसके साथ तो एक एक्स और ये वाई। फिर इसका क्रॉस करवाया इसके साथ तो x और ये भी एक रोग कारक वाला और एक नॉर्मल। फिर इसका क्रॉस हमने करवाया इसके साथ तो x एंड y। ये हमारे पास आ गई जनरेशन, F1 जनरेशन आ गई। इस जनरेशन के अंदर आप आसानी से देख सकते हैं ये क्या थी? डॉटर। ये क्या थे अपने पास? डॉटर। ये क्या है अपने पास? सन। ये क्या है? डॉटर। ये क्या है? सन। यहां आप देख सकते हैं इस डॉटर के पास यानी फीमेल के पास क्या है? एक एक्स के ऊपर रोग कारक है, दूसरा एक्स क्या है? नॉर्मल। सन क्या है यहाँ? नॉर्मल। नॉर्मल क्यों है? क्योंकि इसके किसी भी एक्स क्रोमोसोम के पास रोग कारक नहीं है। ये क्या है? कैरियर। ये भी क्या है? कैरियर। ये क्या है? नॉर्मल। यहां आप देख सकते हैं कि आपके पास जो जनरेशन प्राप्त हुई उस जनरेशन में आपके पास 50% लड़की 50% बॉयज, यानी 50% जो गर्ल्स प्राप्त हुई थी उन गर्ल्स के अंदर एक एक्स क्रोमोसोम के ऊपर क्या था? रोग कारक था और दूसरा एक्स नॉर्मल था। तो दूसरा एक्स नॉर्मल होने के कारण यहां पर ये सिर्फ वेक्टर का काम करेगी, यानी कैरियर का काम करेगी, ये डिजीज से ग्रसित नहीं होगी। यहां दूसरी सिचुएशन में आपके सामने रखता हूं। फर्स्ट सिचुएशन में तो हमने क्या किया? फर्स्ट सिचुएशन में हमने लेडीज यानी जो फीमेल थी उस फीमेल को हमने क्या किया है? नॉर्मल लिया। यहां हम दूसरा इस प्रकार से भी कर सकते हैं कि अगर फीमेल जो पेरेंट है, फीमेल पेरेंट के पास ये XX क्रोमोसोम है और इधर मेल की अगर मैं बात करूं तो मेल के पास क्या है? X एंड Y। यहां अगर फीमेल वाली क्या हो? फीमेल की एक एक्स के पास रोग कारक हो और मेल क्या हो? नॉर्मल, सामान्य। अगर मेल नॉर्मल है और
कैरियर जो फीमेल थी उसकी आपस में शादी करवा दी जाए, या हम ये कहें कि उनके मध्य अगर क्रॉस करवाया जाए तो रेशियो क्या होगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ आपके पास रेशियो क्या प्राप्त होगा। ये तो गैमेट्स बन गए, क्रॉस करवाए x एंड x, ये x एंड y, x के ऊपर क्या है, वेक्टर है, रोग का कारक है, ये x एंड x, और ये वाली सिचुएशन आ गई x एंड y। यहां पर ये क्या है, कैरियर, ये क्या है, रोगी, डिजीज से ग्रसित, ये क्या है, नॉर्मल, और ये क्या है, नॉर्मल। अब यहां पर सिचुएशन दूसरी है। फर्स्ट सिचुएशन के अंदर हमने फीमेल को नॉर्मल लिया और मेल को क्या लिया, हमने रोग से ग्रसित लिया, या मैं कहूं कि कलर ब्लाइंड लिया मैन हमने, और जो फीमेल थी वो हमने क्या ली, फीमेल हमने फर्स्ट स्टेप पे नॉर्मल ली थी। तो यहां आप देख सकते हैं इस स्टेप के अंदर जब फीमेल आपने नॉर्मल ली थी तो आपके पास जो पुत्रियां या डॉटर जो प्राप्त हुई थी आपके पास, वो डॉटर क्या थी, कैरियर्स थी, दोनों की दोनों क्या थी, वाहक थी, लेकिन पुत्र क्या थे, सामान्य थे, पुत्र नॉर्मल थी। लेकिन यहां हमने सिचुएशन क्या कर दी, चेंज कर दी, कैरियर फीमेल की जब क्रॉस करवाया हमने, या उनकी जब मैरिज हुई एक नॉर्मल मेल के साथ, तो इस कैरियर फीमेल से उत्पन्न होने वाली जो पुत्री है वो पुत्री कैरियर होगी, लेकिन जो पुत्र होगा वो पुत्र क्या होगा, कलर ब्लाइंड होगा, कलर ब्लाइंड होगा। यहां आप इससे ये चीज आसानी से समझ सकते हैं। यहां सिचुएशन अलग अलग मैं आपके सामने रख रहा हूं, आपको इसी रेशियो से समझना है कि पर्सन अलग अलग बन सकते हैं। आपको ये कह देगा कि सामान्य स्त्री का विवाह अगर कलर ब्लाइंड मेल के साथ करवाया जाए तो प्राप्त होने वाली संतति किस तरीके की होगी, तो संतति उस तरीके की होगी, फर्स्ट स्टेप की। दूसरी स्टेप ये पूछी जा सकती है कि अगर एक वाहक कलर ब्लाइंडनेस की जो कैरियर फीमेल है उसका विवाह एक नॉर्मल मेल से करवाई जाए तो उत्पन्न होने वाली संतान का रेशियो क्या होगा, तो वो रेशियो होगा ये। और अगर ये दूसरी स्टेप हो गई। तीसरी स्टेप में अगर मैं ये कर दूं कि ये फीमेल वाहक जो है, कैरियर फीमेल, इसका विवाह अगर कलर ब्लाइंड मेल के साथ करवा, तो कलर ब्लाइंड मेल का मतलब ये, इनके साथ करवाने पर रेशियो क्या प्राप्त हो रहा है, देखो यहां x एंड x, इसको अगर गैमेट बनाएंगे तो ये जब इसका क्रॉस हुआ x इसका क्रॉस हुआ, ये जब आप क्रॉस करवाओगे तो आपके पास रेशियो प्राप्त होना है ये। यहां आप देख सकते हैं ये सिचुएशन बहुत ही कम आती है, और अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो यहां पर ये क्या होगी, कलर ब्लाइंड फीमेल होगी। यहां एक एक्स क्रोमोसोम था, मेल क्या होगा, कलर ब्लाइंड होगा, ये क्या होगी, वाहक फीमेल हो गई, और ये क्या हो गया, मेल हो गया नॉर्मल। तो विद्यार्थियों अलग अलग टाइप की कलर ब्लाइंड जो सिचुएशंस है वो मैंने आपके सामने रिप्रेजेंट किए कि इस टाइप से आप निकाल सकते हैं कि अगर आपको सिचुएशन दे दी जाए कि इस टाइप की महिला है, इस टाइप का पुरुष है, अगर दोनों की मैरिज करवाई जाए या उनके बीच में हाइब्रिड करवाया जाए, हाइब्रिडाइजेशन की प्रोसेस अगर अपनाई जाए, तो उत्पन्न होने वाली जो जनरेशन है उसके अंदर वो डिजीज कितने % में जाएगी या किस रेशियो के अंदर वो आगे मूव करेगी। तो ये विद्यार्थियों था अपना एक सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। यहाँ पर आप टोटल स्टेप के अंदर देख सकते हैं कि ह्यूमन के अंदर जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, मेल के अंदर XY होता है, फीमेल की अगर बात की जाए तो 2X होते हैं, X एंड X। 23वां जोड़ा जो गुणसूत्र होता है वो फीमेल में XX है और मेल के अंदर XY है। अगर मेल के X क्रोमोसोम के ऊपर अगर
कलर ब्लाइंड वाले जो जीन है वो अगर उपस्थित है तो उनसे उत्पन्न होने वाली संतानों का रेशियो अलग अलग तरीके से इस तरीके से प्राप्त होगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज समझ में आई होगी। अगर कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट कर दीजिए, मैं आपके डाउट को क्लियर करने का प्रयास करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। घर पे रहें, सुरक्षित रहें।